Hello and welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई कैसे देगा केस स्टडीज। नहीं, सीबीएसई वालों ने हमें पेपर नहीं भिजवाए हैं कि हम देख सके। इट्स जस्ट कि पैटर्न उन्होंने बता दिया है। हम सब जानते हैं 12th में हमें टर्म 1 और टर्म 2 दो तरह के पेपर देने होंगे। टर्म 1 में हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और टर्म 2 में हमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडीज की सब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन तो हमने बहुत बार की है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने केस स्टडीज के एमसीक्यू सॉल्व किए हों। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं काइंड ऑफ एक आपको सैंपल देने वाली हूं कि सीबीएसई इस बार केस स्टडीज कैसे पूछेगा। सो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपकी आज से जो प्रिपरेशन होने वाली है ना केस स्टडीज को लेके, वो इसी वे में हो। चलिए फिर बिना समय वेस्ट करते हुए चलते हैं हम हमारी फर्स्ट केस स्टडी पे। लेकिन ऐसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, दैट इज कि ये सारी केस स्टडीज जो इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर की गई हैं, ये रैंडमली पिक की गई हैं। मतलब जो भी टर्म 1 में चैप्टर्स आने वाले हैं, जो 6 चैप्टर्स टर्म 1 में आएंगे, उनसे रैंडमली उठाई गई हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से बिलोंग नहीं करती हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में होमवर्क दिया था लास्ट में कि सारे चैप्टर्स एक बार रीड करके आना, क्योंकि अब हम केस स्टडीज शुरू करने वाले हैं। बोला था ना। आई होप आपने वो होमवर्क किया है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। पैटर्न बता देती हूँ मैं कैसे चलेंगे। पहले ये केस स्टडी आपको दिखेगी, मैं रीड करूँगी इसे और फिर मैं इसे इंटरप्रेट करूँगी। देन आई विल शो यू दिस क्वेश्चन और फिर आपको कुछ सेकंड का समय मिलेगा टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद मैं आंसर डिस्प्ले करूँगी और आप अपने घर पे बैठ के चेक करोगे कि आपका आंसर सही था या गलत था। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोल रहा है रीड द फॉलोइंग। मैं थोड़ा सा ना आउट ऑफ फ्रेम हो रही हूँ, उसका रीजन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को पॉज करके खुद रीड करना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम हूँ। ठीक है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। मतलब पहले टेक्स्ट रीड कीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इस टेक्स्ट के बेसिस पे आंसर कीजिए। Sana is a branch manager of ABC Handicraft Private Limited. The company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. It sells fabrics, furnishings, ready-mades and household items are made out of traditional Indian fabrics. थोड़ा सा इंग्लिश को इग्नोर करिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ वाले हैं, इनकी इंग्लिश इतनी खास होती नहीं है। Sana decides quantities, variety, color, texture of all the above items and then allocates resources for their purchase from different suppliers. She appoints a team of designers and craftspersons in the company who develop some prints for bed covers in bright color on silk. Although the products looked very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep the costs under control. And first question है, she appoints a team of designers and craft persons in the company who developed some prints for bed covers in bright color on silk. Which function of management is highlighted in this context? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं इस पे। अब मैं आपको इंटरप्रेट करके बताती हूँ। यहाँ पे बात हो रही है एक कंपनी की जिसका नाम है ABC हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। सो ABC हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पे एक लड़की काम करती है जिसका नाम है सना। वो वहाँ की ब्रांच मैनेजर है। ब्रांच मैनेजर समझते हैं ना, एक कंपनी जब अलग अलग ब्रांचेस बनाती है तो उसको हेड करने के लिए एक बंदा अपॉइंट होता है जिसको ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, जो पूरे ब्रांच का काम देखता है। सो सना ब्रांच मैनेजर है ABC हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की।
इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि इनको इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बूस्ट करना है, प्रमोट करना है। मतलब ये चाहते हैं कि इंडिया के जो ये टिपिकल काम रहते हैं, हैंडक्राफ्ट आइटम्स रहती है, मीनाकरी, दिस दैट, राजस्थानी, गुजराती, ये सब जो आइटम्स रहते हैं टिपिकल वाले, इनको थोड़ा प्रमोट किया जाए। ठीक है, फिर ये बोलते हैं सना डिसाइड्स क्वांटिटीज, वेराइटी, कलर, टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स। जो सना है, जो कि ब्रांच मैनेजर है, ये क्वांटिटी डिसाइड करती है, वेराइटी डिसाइड करती है, कलर डिसाइड करती है, टेक्सचर डिसाइड करती है, ऊपर वाले सारे प्रोडक्ट्स का जो भी एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड बेच रही है। एंड देन एलोकेट्स रिसोर्सेज फॉर द परचेजेस फॉर डिफरेंट सप्लायर्स। फिर उसके बाद ये क्या करती है, हर एक प्रोडक्ट का बजट बनाती है और देखती है किस पे कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, मतलब कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा अलग निकाल के रखना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना निकाल के रखना है। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स इन द कंपनी। उसने कुछ डिज़ाइनर्स को हायर किया है, क्राफ्ट पर्सन्स को हायर किया है कंपनी में, जो कि उसे बेड कवर्स ब्राइट कलर में सिल्क पैटर्न पे बना के देंगे, मतलब सिल्क के कपड़े पे बना के देंगे ब्राइट कलर लेके। ठीक है, ऑल्दो द प्रोडक्ट्स लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, चाहे मानते हैं हम ये सिल्क प्रोडक्ट्स जो वो बनवा रही है बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे भी हैं। सबको पता है जो सिल्क का ओरिजिनल मटेरियल होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो ये जो काम करवा रही है लोगों से वो काफ़ी महंगा है, और एवरेज जो इंडियन इनकम लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतने महंगे प्रोडक्ट्स को। सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल फेस्टिव ओकेजन। तो उसने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि नॉर्मल कवर्स नॉर्मली निकालते हैं और सिल्क कवर फेस्टिव सीजन्स के लिए रखते हैं। ठीक है, तो पूरा अगर मैं स्टोरी आपको बताऊं तो पूरी स्टोरी कुछ इस तरह से है। ये जो मैं अभी करने जा रही हूँ ना, ये आप अपने दिमाग में कर लिया कीजिए जब भी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि एक पूरी स्टोरी बन जाती है ना तो आंसर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो देयर इज दिस लड़की हुज नेम इज सना। सना ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। ठीक है, और इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है कि प्रोडक्ट्स की वैरायटी, क्वांटिटी, कलर, टेक्सचर डिसाइड करेगी। ठीक है, टेक्सचर, क्वांटिटी एंड कलर, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करती है। ओके, अब इसने क्या किया, इसने कुछ लोगों को हायर किया, कुछ क्राफ्ट पर्सन्स को हायर किया कि आइए हमारी कंपनी में और कुछ काम कीजिए। वो काम क्या था, वो काम ये था कि सिल्क के बेड कवर्स बनवाने थे जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपके यहाँ पे सिल्क की कोई भी बेडशीट वगैरह है तो आप देखिएगा कितनी प्यारी लगती है। हमारे घर में भी है, लेकिन मम्मी उसको सिर्फ और सिर्फ दिवाली के टाइम पे निकालती है। तो ऐसा ही कुछ आइडिया इनको यहाँ पे मिला कि सिल्क के जो बेड कवर्स हैं वो बनवाते हैं। बनवाए, वो देखने में अति सुंदर लग रहे थे, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम ओरिजिनल सिल्क थी तो पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे, और क्राफ्ट पर्सन से डेवलप करा रहे हो तो और एक्सपेंसिव होंगे। जिनको नहीं पता है, मशीन से किया हुआ काम सस्ता होता है, वेयरएज हाथ से किया हुआ काम महंगा होता है। कभी कभार हम जाते हैं ना, हम देखते हैं किसी ने पेंटिंग बनाई है, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग को ज़्यादा पैसे में खरीदा जाता है, वेयरएज मशीन से बनी हुई पेंटिंग या फिर प्रिंट निकली हुई पेंटिंग वो सस्ते में बिक जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। हाथ वाले काम में हमेशा ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसे बताया गया कि ये बेड कवर्स तो बहुत महंगे होंगे, जो एवरेज इंडियन लोग हैं ना वो इसे खरीद नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसने एक सजेशन निकाला, क्या निकाला कि यार एक काम करते हैं, ये जो सिल्क वाले बेड कवर्स है ना ये सिर्फ फेस्टिव सीजन्स के लिए रखते हैं। आपके घर में जब होली, दिवाली, ये सब फेस्टिवल्स होते हैं तब यूजुअली आपके घर की सबसे महंगी प्रोडक्ट्स बाहर निकलती हैं। जब दिवाली पे कोई लाइक गेस्ट आपके यहाँ आता है तो आपके घर में अलग से डिनर सेट निकलता है, जो नॉर्मल जिसमें आप डेली बेसिस पे खाते हैं वो नहीं होता। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि फेस्टिवल्स के टाइम पे यूजुअली लोग थोड़ा अपनी रिचनेस बढ़ाते हैं, राइट।
तो ऐसा ही इन्होंने बोला कि फेस्टिवल सीजन्स के लिए ये सिल्क बेड कवर्स रख लेंगे, बाकी सीजन्स के लिए नॉर्मल कॉटन वाले ले लेंगे, वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है। अब आपको इस स्टोरी के बेसिस पे आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि सना ने अपॉइंट किया है टीम ऑफ डिजाइनर्स को और क्राफ्ट पर्सन्स को अपनी कंपनी में, जो कि प्रिंट्स बनाएंगे बेड कवर्स के लिए ब्राइट कलर में, सिल्क में। Which function of management is highlighted in this context? ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें कौन से वाला फंक्शन इन्वॉल्व है? मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े हैं, उनमें से कौन से वाला फंक्शन सना फिलहाल कर रही है? Is it controlling? Is it staffing? Is it planning? Or is it directing? You have been given, I am providing you 4 seconds to answer this question. Your time starts like 1, 2, 3, 4 and the right answer is, बट राइट आंसर पे आने से पहले मैं एक और बार बैक कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, सो दैट किसी को पॉज करके दोबारा से ये रीड करना है आंसर के लिए तो आप कर सकते हो। पॉज कर लीजिए अगर आपको आंसर अभी क्लिक नहीं कर रहा है और फिर मैं दोबारा से वो करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ एंड द आंसर इज स्टाफिंग। मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन होता है जिसमें लोगों को हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब पे बिठाया जाता है? स्टाफिंग इज दैट फंक्शन। सो द राइट आंसर विल बी स्टाफिंग। बहुत इजी था ये क्वेश्चन अगर केस स्टडी आपको समझ में आ गई है तो। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे एंड दिस सेज इन द अबव केस company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. The above lines focus on which feature of management? ये जो कंपनी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को, हैंडलूम आइटम्स को इन्हें प्रमोट करना है, यही था। तो ये आपसे बोल रहे हैं कि ऊपर वाली जो लाइन है इसमें मैनेजमेंट का कौन से वाला फीचर हाईलाइट हो रहा है? बताइए जरा। इज इट मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स? इज इट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? इज इट मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर? और इज इट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस? बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। आपको 4 सेकंड का समय दिया जाता है। मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन प्रॉपरली। 3 seconds, 2 seconds, 1 second, and the right answer is management is goal oriented process. Company's objective is, objective क्या होता है? goal, aim, तो वही तो है। management is goal oriented, aim के towards work करती है। चलिए अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप ये आपसे बन गया होगा। नाउ इट्स टर्म ऑफ थर्ड क्वेश्चन। इट सेज with the reference to above case at which level of management Sana is working? सना कौन थी? सना ब्रांच मैनेजर थी ABC हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में। तो अब आपको बताना है कि सना कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रही है। इज इट लोअर लेवल, इज इट टॉप लेवल, इज इट मिडिल लेवल या फिर शॉप फ्लोर? चलिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपसे बन जाएगा। सना इज अ ब्रांच मैनेजर, याद रखिएगा। मैंने जब MCQ सॉल्व करवाए थे ना इस चैप्टर के, तो मैंने आपको बताया था मैनेजर टर्म कहीं आ जाता है तो आंसर एक ही होता है। आपका समय शुरू होता है लाइक 4, 3, 2, 1 and the right answer is Sana is at middle level. जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं। मैंने MCQ के टाइम पे भी बोला था मिडिल मैनेजर, मिडिल मैनेजर, मिडिल मैनेजर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी सेम आंसर अप्लाई होता है। और देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। अब हम ये बोलता है सना सजेस्टेड that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control. सना जी ने क्या डिसाइड किया था, क्या बोला था, क्या सजेस्ट किया था कि महंगे वाले फेस्टिवल सीजन्स के लिए रख लें और सस्ते वाले डे टू डे लाइफ के।
तो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कंटेक्स्ट, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में कौन से वाला फंक्शन हाईलाइटेड है, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। 4 सेकेंड का समय है आपके पास, फिर से 3 seconds, 2 seconds, 1 second, and the right answer is controlling। यहाँ पे सना कंट्रोलिंग कर रही है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कीप एन आई, मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग, डिसाइडिंग व्हाट हैज़ बीन डन एंड व्हाट वाज द मेन एम, और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस फाइंड करना। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट केस स्टडी। यस, आपकी फर्स्ट केस स्टडी सॉल्व हो चुकी है, बस 4 ही क्वेश्चन थे उसके। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरह से आपको करना है ये पूरा का पूरा केस स्टडीज वाला MCQ पैटर्न सॉल्व। चलिए फिर सेकेंड केस स्टडी कुछ इस तरह से है। जिन स्टूडेंट्स को खुद से पहले इसे ट्राई करना है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हो चुकी हूँ तो आप क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं अब आपके लिए क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, एंड इट सेज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। After completing her bachelor's in fashion designing from a well-known college in France, Aditi has opened a boutique in a posh market in Calcutta. She has divided the work in smaller units, and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. The salespersons are allowed to close a deal with the buyer by giving a maximum of 5% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Aditi as a final authority. In the earlier period of her business venture, employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, when the business was going well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. She also instructed her employees that communication from top to bottom should follow the official lines of command. However, she tends to be more biased towards her female employees when it comes to solve the conflicts among employees. And इसका first question है, Aditi has divided the work in smaller units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. Which principle of management is being followed here? और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, you can see on the screen. अब मैं करती हूँ इस पूरी केस स्टडी को इंटरप्रेट आपके लिए। एक लड़की है जो कि फ्रांस से अपनी फैशन डिज़ाइनिंग का बैचलर्स करके आई है। आई डोंट नो फ्रांस से करके ये इंडिया में क्यों आ गई, बट एनीवेज कैलकाटा में आके इन्होंने खोला है बुटीक। शी हैज़ डिवाइडेड द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन्ड। उसने पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर एम्प्लॉय को पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है अपना काम एफिशिएंटली करने के लिए। The salesperson are allowed to close a deal with the buyer by giving a maximum of 5% discount. इसने जितने भी सेल्स पर्सन है ना उनको बोला है 5% तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो अगर देना चाहो तो, मतलब 5% मैक्सिमम है। आपको लगे कहीं पे डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं, आपको लगे कहीं पे 2% की डिस्काउंट देने की जरूरत है, 4% की, 5% की, लेकिन 5 के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। Whereas the decision to give any further discount rests with Aditi. लेकिन अगर 5% से ज़्यादा का डिस्काउंट देना है तो आपको अदिति से पूछना पड़ेगा। In the earlier period of her business venture, जब स्टार्टिंग हुई इसकी बिजनेस वेंचर की, तो इसने सब एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स का काम करो, जब हमारा बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव ज़रूर दूंगी। तो अब ये हुआ कि इसका बिजनेस चल पड़ा और इसने लोगों को बोनस देना शुरू कर दिया। इसने अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी इंस्ट्रक्ट किया कि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो टॉप टू बॉटम होगी और ऑफिशियल लाइंस के थ्रू ही होगी। लेकिन ये थोड़ी सी बायस थी फीमेल एम्प्लॉयज़ को लेके, मतलब इसका टिल्टेशन टूवर्ड्स फीमेल एम्प्लॉयज़ था। दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे और बनाते हैं हम हमारी स्टोरी। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये है एक लड़की जिसका नाम है अदिति। दैट रिमाइंड्स मी, अपने अकाउंट्स के टीचर का नाम भी अदिति ही है। तो अदिति जी फ्रांस से
करके आई हैं फैशन डिजाइनिंग, और यहां से फैशन डिजाइनिंग करके इन्होंने कोलकाता में खोला है अपना खुद का एक बुटीक। अब बुटीक खोल लिया तो इन्होंने क्या किया, पहले तो सारे काम को, अच्छा अब जो लाइंस मैं बोलने जा रही हूँ उन पे थोड़ा सा गौर करना, बिकॉज माइट भी तुम्हें आंसर तुम्हारा यहाँ से मिल जाए। पहली चीज ये बताई हुई है कि इन्होंने सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया है उसके काम में, ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर ले। दूसरी बात इन्होंने ये बोली थी, टॉप टू बॉटम जितनी भी इंस्ट्रक्शन रहेगी वो क्लियर वे में रहेगी, टॉप टू बॉटम ही चलेगी, स्ट्रिक्टली यही मानना है। कोई भी इंसान, कोई भी सेल्स पर्सन 5% तक का डिस्काउंट दे सकता है मैक्सिमम, लेकिन उसके बियॉन्ड देना है तो अदिति से पूछना पड़ेगा। इसके अलावा इसने लोगों को बोला थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो ताकि अपन ज्यादा फ्लरिश कर पाए, और जैसे ही फ्लरिश करने लगे इसने लोगों को बोनस भी दिया अपनी कमिटमेंट पे खड़ा उतरते हुए। और 6वां पॉइंट ये है, नहीं सॉरी 5th पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा फीमेल एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स बायस थी। अब लड़की थी तो लड़कियों का ही साथ देगी, ऐसा इसकी सोच थी। ठीक है, तो इस तरह से 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको इस स्टोरी में याद रखने हैं। अब हम वापस चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर में कभी भी केस स्टडी को लेके थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो ना, पेंसिल ले लेना और ये वाला पूरा एक सिस्टम बना के देख लेना, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आदिति ने सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि सारे लोग अपने काम को एफिशिएंटली कर सके। ये मैनेजमेंट का कौन सा वाला प्रिंसिपल है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्डर। आपके पास 4 सेकंड का समय है। 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, एंड द राइट आंसर इज डिविजन ऑफ वर्क। जब अभी मैं केस स्टडी की स्टोरी आपको समझा रही थी तो मैंने बोला था हर वर्ड को ध्यान से सुनना, तो मैंने उसमें डिविजन ऑफ वर्क पे फोकस किया था कि पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये क्या हुआ? ये वही तो प्रिंसिपल हुआ जिसमें हम पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। चलिए इसी बात पर चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। दिस सेज the salesperson are allowed to close a deal with the buyer by giving a maximum of 5% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Aditi as the final authority. Identify the principle of management being followed here. आपको ये बताना है कि आदिति ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि 5% का डिस्काउंट तुम मैक्सिमम दे सकते हो अपने एंड से, लेकिन उसके ऊपर देना हुआ तो मुझे कॉल करना और मुझसे पहले पूछना। ये आपको मैनेजमेंट के कौन से वाले प्रिंसिपल की याद दिलवाता है? फर्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड और फोर्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए 4 सेकंड का समय है आपके पास टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन सी द क्लियर इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन। 4, 3, 2, 1, and the right answer is centralization and decentralization। कैसे भाई साहब? ऐसे भाई साहब कि 5% तक तो तुम खुद डिस्काउंट देख सकते हो, देना है या नहीं देना है। तो मतलब एम्प्लॉय के पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि 5% के विद इन तुम अपने अकॉर्डिंग डील कर सकते हो, मुझसे हर चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट 5% से ज़्यादा हुआ तो मुझसे पूछने की ज़रूरत है, मतलब कंट्रोल मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो थोड़ा कंट्रोल दिया हुआ है, थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। तो सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइज मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो दोनों ने आपस में वो करी हुई है, ठीक है, बांटी हुई है। चलिए किसी भी केस स्टडी में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, therefore when business was going well she honored her commitment by giving bonus to her employees. Which principle of management is being highlighted here?
जब उसका बिजनेस फ्लरिश करने लगा, अच्छा खासा चलने लग गया, तो उसने जो कमिटमेंट की थी एम्प्लॉयज़ के साथ कि बोनस दूंगी मैं तुम लोगों को, उसने उसे पूरा किया। यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से वाला फीचर हाईलाइट किया गया है? फर्स्ट है डिसिप्लिन, सेकेंड है ऑर्डर, थर्ड है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, फोर्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए जल्दी से बता दीजिए चारों में से कौन सा होगा आपका राइट आंसर। 4 सेकेंड्स का समय है आपके पास। 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, एंड द राइट आंसर इज डिसिप्लिन। मतलब वो जो बोलती है वो करती है, मतलब उसने जो कमिटमेंट बोली है वो कर रही है। तो ये काफ़ी डिसिप्लिन वाला तरीका हुआ कि जो बोला जा रहा है वही हो रहा है, कोई भी झोलमाल उसमें नहीं हो रहा। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, एंड दिस सेज Aditi tends to be more biased towards her female employees when it comes to solve the conflicts among employees. अदिति अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड है, मतलब उनके फेवर में काम करती है जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। यहाँ कौन से वाला प्रिंसिपल वॉयलेट किया गया है? यू डोंट हैव टू टेल कौन से वाला प्रिंसिपल फॉलो किया गया है, कौन से वाला तोड़ा गया है ये बताना है। फर्स्ट है डिसिप्लिन, सेकंड है ऑर्डर, थर्ड है इक्विटी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। दिस इज सुपर इजी क्वेश्चन, ये बन जाना चाहिए आपसे। 4 सेकंड का समय मिलता है आपको, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, एंड द राइट आंसर इज इक्विटी, which says everybody should be considered equal, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी और जेंडर का हो, अमीर हो, गरीब हो, वट एवर द केस में भी। ठीक है, सो इक्विटी वाला प्रिंसिपल इसने वॉयलेट किया हुआ है। एंड दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन सेकेंड, मतलब क्वेश्चन सेकेंड नहीं, केस स्टडी सेकेंड। केस स्टडी सेकेंड खत्म हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे हमारी 3rd केस स्टडी। बताइए कैसे लग रहा है आपको ये पैटर्न? मेरे अकॉर्डिंग ना सब्जेक्टिव केस स्टडीज से ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव वाली केस स्टडीज़ बढ़िया हैं। मतलब इसमें तो आपको चारों ऑप्शन दे दिए, आपको ज़्यादा सोचने की भी वो नहीं है, बस टिक करना है। और कहीं पे आपको कन्फ्यूजन लगे, जैसे वहाँ पे सब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन होती थी तो गलत ही आंसर हो जाता था, यहाँ कन्फ्यूजन होएगी, पॉइंट देखोगे तुम्हें एकदम याद आ जाएगा कि हाँ यार यही आंसर है ना। अच्छा, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपन को। ठीक है, चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं हमारी ये 3rd केस स्टडी। ओके, सो ये वाली केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कोका कोला के बारे में है। इट्स नॉट लाइक कोका कोला मेरी फेवरेट है, बट ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स आई जनरली प्रेफर, और वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये बोल रहे हैं द नेम एंड टेस्ट ऑफ कोका कोला इज नोन टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया। इंडिया में हर घर में रहने वाले लोगों ने कोका कोला को तो टेस्ट किया ही किया होगा, एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड। इवन वर्ल्ड की भी बात करें तो कोका कोला बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होल्ड्स द मोस्ट मार्केट शेयर इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एंड गॉट इटसेल्फ अ स्पेशल सीट इन ईच एंड एवरी गैदरिंग। इसने मार्केट शेयर में अपनी एक अलग जगह बनाई है और हर सोशल गैदरिंग में इसकी एक सीट रिजर्व्ड रहती है। I'll tell you one thing. So you people must be knowing that अभी 3 million पार्टी हुई थी मैग्नेट ब्रेन्स की। The one thing that we were missing there was Coca-Cola. There were green tea, soups, this, that, लेकिन कोका कोला नहीं थी। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अजीब लग रहा था कि यार ये क्या है, मतलब पार्टी कोका कोला के बिना कैसे हो सकती है। इवन जो बच्चे लोग होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ही चीप वे में अपनी पार्टीज करते हैं, वो भी कोक रखते हैं यार, वो भी कोका कोला रखते हैं। तुमने कैसे नहीं रखी? तो समझ रहे हो ना यहाँ से इसकी वैल्यू। कोई भी शादी पार्टी पे जाओ, अगर तुम्हें वहां पे कोल्ड ड्रिंक ना दिखे ब्लैक कलर की, वेदर इट्स कोका कोला, थम्स अप और व्हाटएवर, तो वो पार्टी थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है। और रिश्तेदारों की यही कंप्लेंट होती है कि भाई तुमने वो नहीं रखा था, चाहे तुमने 10 चीजें रखी होंगी लेकिन तुमने वो नहीं रखा था। तो एग्जैक्टली एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोका कोला इन एवरी सोशल गैदरिंग। द कोका कोला कंपनी has an occasion introduced other Coca-Cola drinks under the Coke name. अब कोका कोला कंपनी ने क्या किया, एक ओकेजन पे अपने अलग ड्रिंक्स के बारे में बताया कोक नेम से जो आने वाले थे, कोक नेम के अंडर जो आने वाले थे।
The most common of these are Diet Coke, along with other including caffeine-free Coca-Cola, Diet Coke, caffeine-free Coca-Cola, zero sugar Coca-Cola, cherry Coca-Cola, vanilla, and the list goes on. कुछ भी आ जाए, कोका-कोला मेन चीज़ को नहीं हटा सकता. बट एनीवेज कंपनी ने बहुत सारे फ्लेवर लाए उन लोगों के लिए जो कि शायद एक्चुअल फ्लेवर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते. It has capitalized on each and every opportunity to market itself effectively and place itself in the middle of every gathering. इन्होंने अपनी एक अलग जगह बना के मतलब इन्होंने अलग जगह कैसे बनाई है, क्योंकि मार्केट में आने वाली जितनी अपॉर्चुनिटी थी ना, इन्होंने टाइमली ग्रास्प किया है और उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल भी किया है. The main reason for such an outstanding placement of product goes to the way they have established the connection between every occasion and the need for Coke to be present there. Product design and creative advertisement. इनका main reason outstanding placement का ये है. Such an outstanding placement of product goes to the way they have established the connection between every occasion. इन्होंने अपना मतलब कोका कोला का रिश्ता जो एक कनेक्शन ओकेजन से जोड़ दिया है. जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ओकेजन विदाउट कोका कोला इनकम्प्लीट लगता है. हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें उन्हें कुछ भी खिलाने से पहले, कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक देते हैं. चाहे आपने किसी के लिए डिनर अरेंज किया हो, बट वो जब आते हैं तो आप उन्हें पहले कोका कोला सर्व करते हैं या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, ब्लैक कलर की या व्हाटएवर दे वांट, राइट. तो ये एक अलग प्लेस बनाना हुआ, ठीक है. तो मतलब पूरी की पूरी केस स्टडी कोका कोला पे बेस्ड है और उसका हमारे ओकेजन्स के साथ जो रिलेशनशिप है उस पे बेस्ड है. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव गिवन केस आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आपने जो इतनी लंबी चौड़ी राम कथा पढ़ी है कोका कोला की, उसमें आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का एक वैलिड इंपॉर्टेंस. फर्स्ट पॉइंट है enables a firm to identify opportunities in getting first mover advantage. सेकेंड है uncertainty. थर्ड है delay in action. फोर्थ है pervasive function. तो आपको बताना है कि जो आपने कोका कोला की पूरी इंपॉर्टेंस पढ़ी है केस स्टडी के फॉर्म में, उसके बेसिस पे बिजनेस एनवायरनमेंट का एक वैलिड इंपॉर्टेंस आपको गेस करना है. चलिए आपके पास 4 सेकेंड का समय है टू आंसर दिस क्वेश्चन. 3 seconds, 2 seconds, 1 second. And the right answer is enables a firm to identify opportunities in getting first mover advantage. आपने अगर स्टोरी पूरी पढ़ी हो तो यहाँ लिखा हुआ है, इनका ये रहा है कि ये हर अपॉर्चुनिटी को मार्केट में जो आ रही होती हैं फटाफट ग्रास्प करती हैं और उससे कुछ इफेक्टिव निकाल के आती हैं. सो वही चीज़ यहाँ पे आ गई. आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच द कोका कोला कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फेवर. आपको आइडेंटिफाई करना है वो फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का, मतलब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स याद करने हैं जो भी पढ़े थे और आइडेंटिफाई करना है वो वाला फीचर जो कि कोका कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फेवर, जिसकी वजह से कोका कोला कंपनी को एवरीथिंग गॉट इन देयर फेवर. फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स, सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, थर्ड है फ्यूचरिस्टिक, फोर्थ है मेंटल एक्सरसाइज. अगेन आई एम प्रोवाइडिंग यू 4 seconds का समय टू आंसर दिस क्वेश्चन. 3 seconds, 2 seconds, 1 second. And the right answer is specific and general forces. बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं और इसके अंदर क्या आते हैं ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ हमारे नॉर्मल सिलेबस वाली वीडियोस में. तो किसी को भी कोई भी डाउट है यू कैन वॉच दोज वीडियोस. ठीक है. नेक्स्ट है, विच एक्स बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोका कोला मेजरली टैप इनटू. कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट को कोका कोला ने टैप किया है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आई गेस, ये तो बन ही जाएगा आपसे. तो 4 सेकेंड का समय दे रही हूँ इसके लिए मैं आपको. 3 seconds, 2 seconds, 1 second. एंड द राइट आंसर इज सोशल एनवायरनमेंट. हर जगह कनेक्शन क्या था, हर सोशल गैदरिंग पे कोका कोला प्रेजेंट रहती है. तो सोशल एनवायरनमेंट इज द थिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जिसकी वजह से इतना नामी हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला.
ओके, सो आपको बताना है इनमें से कौन से वाला कोका कोला का प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होते हैं कि बिल्कुल पैराग्राफ में ही आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। ये सारे मेंशन्ड थे बट इनमें से एक मेंशन नहीं था पैराग्राफ में, केस स्टडी में। तो बताइए कौन से वाला मेंशन नहीं था। फर्स्ट इट्स रिटन डाइट कोक कैफीन फ्री, सेकेंड है कोका कोला जीरो शुगर, थर्ड है कोका कोला एवोकाडो और फोर्थ है कोका कोला चेरी। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन है, केस स्टडी में ही पढ़ के आए हैं। कोका कोला एवोकाडो, ये वाला फ्लेवर अभी तक नहीं आया है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये सब लाने की ज़रूरत भी क्या है। एवोकाडो का टेस्ट इतना बेकार होता है, मतलब दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट और वट एवर वी कैन कॉल इट, फ्रूट और वेजिटेबल, आई डोंट नो। ओके एनीवेज, बट आई डोंट नो क्यों इसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। चलिए इसी के साथ हम आ गए हमारे फोर्थ केस स्टडी पे। दिस इज द लास्ट केस स्टडी ऑफ सैम्पल पेपर्स। बस आपको एक आइडिया देना था कि सीबीएसई किस तरह से आपसे मतलब केस स्टडी पूछने वाले हैं। तो रैंडमली 1 2 3 4 चैप्टर में से हमने 4 केस स्टडी उठाई थी। ये आपकी फाइनल और लास्ट केस स्टडी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये कुछ इस तरह से है। Simplex Limited had been taken over by Mundra Group immediately following India's independence. Since then, it enjoys a rich record of industry presence and experience. In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meetings and discussions before launching ERP system to attract large projects. The management had done effective forecasts and critical thinking regarding allocation resources to reduce wastage. For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situations. In 2008, the company suffered loss in many projects due to the Great Recession, despite taking many cost-cutting measures. The management had taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during that hard time. In 2010, the system implemented successfully, which subsequently helped the company to execute numerous projects with precision and timeliness. ये केस स्टडी मैंने आपके लिए रीड कर दी है। Now I'll be interpreting it, ठीक है। बट अगर उससे पहले किसी को क्वेश्चन देखना है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कर लो वीडियो, देख लो और कोशिश करो अगर आंसर बनता हो तो। मैं वापस आ जाती हूँ और मैं इंटरप्रेट करना शुरू करती हूँ। तो ये स्टोरी है सिंप्लेक्स लिमिटेड की। हैड बीन टेकन ओवर बाय मुंद्रा ग्रुप। सिंप्लेक्स लिमिटेड एक कंपनी हुआ करती थी जिसको इंडिपेंडेंस होते ही, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उस टाइम मुंद्रा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था। Since that, it enjoys a rich record of industry presence and experience. तब से इसने इंडस्ट्री में अपनी बहुत मतलब अच्छी प्रेजेंस दिखाई है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meetings and discussion before launching ERP system to attract large projects. 2005 में इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी, बहुत सारी डिस्कशंस करी और कोशिश किया कि मतलब कुछ नया लेके आए लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। ERP सिस्टम भी लॉन्च किया। अब ERP सिस्टम क्या होता है इसके लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हैं। चलिए, द मैनेजमेंट हैड डन इफेक्टिव फोकस एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्टेज। कंपनी ने बहुत ही फोकास्टिंग की, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस यूज किए, क्रिटिकल थिंकिंग की, ताकि रिसोर्स को एलोकेट कर सके और वेस्टेज को रिड्यूस कर सके। For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situation. इस purpose के लिए कंपनी ने बहुत सारे multiple course of action भी प्लान किए ताकि वो adverse situation से डील कर सके। In 2008, the company suffered loss in many projects due to the Great Recession. Obviously, सबको पता होगा 2008 का Great Recession, right? तो Great Recession के टाइम पे कंपनी ने भी बहुत सारा लॉस सफर किया और कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी लिए। कॉस्ट कटिंग मेजर्स का मतलब होता है एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। The management had taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans. मैनेजमेंट ने utmost care किया
मतलब पूरा ध्यान रखा पॉसिबल आउटकम्स का और टाइमली रिव्यू करते रहे प्लान्स को जो भी उन्होंने सेट किए थे हार्ड टाइम्स के टाइम पे। इन 2010 द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली, 2010 में सिस्टम पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया, विच सब्सिक्वेंटली हेल्प द कंपनी टू एग्जीक्यूट न्यूमरस प्रोजेक्ट्स एंड विद प्रिसीजन, जिसने कंपनी की मदद की बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करने में। ओके, सो रामकथा किस इस प्रकार से है, सिंप्लेक्स लिमिटेड की है, इंडिपेंडेंट होते ही इंडिया इसको दूसरी कंपनी ने अपने अंडर ले लिया। उसके बाद ये कंपनी अच्छा कर रही थी, जाना माना नाम हो गया था इसका। फिर कंपनी ने सोचा चलो कुछ तूफानी करता है, तो 2005 में आई गेस, हाँ 2005 में उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे, एक नया सिस्टम लॉन्च करने के बारे में सोचा जो कि था ERP। लेट मी टेल यू पीपल, अगर कल तुम किसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हो, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आजकल ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती हैं जो इस नेचर की होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम इन्होंने लाया लार्ज प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और फोकास्ट बहुत अच्छे से किया, क्रिटिकल थिंकिंग की। लेकिन 2008 में ग्रेट रिसेशन के चलते हुए कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ और इन्होंने पूरी शिद्दत से मतलब कोशिश की, टिके रहें, बट लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते थे, कॉस्ट कटिंग की। इसके अलावा पूरे प्लान्स को देखते रहे, बार बार रिव्यू करते रहे, जो भी अपनी तरफ से कर सकते थे वो कर दिया और 2010 में फाइनली सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया और अब ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से प्रिसीजन के साथ, टाइमलीनेस के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा केस स्टडी। नाउ व्हाट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन 2005 with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meetings and discussions। 2005 में कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहती थी, एक्सेलरेट करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने several rounds of meeting रखी, बहुत सारी मीटिंग्स और डिस्कशंस रखे। What is the objective mentioned here according to the process stated here? आपको बताना है कि पूरे ये जो ऊपर प्रोजेक्ट मतलब जो आप पढ़ के आए हैं उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट क्या था। Developing premises, growth and development, launching IT-enabled system, cost cutting. Okay, you have been given 4 seconds का time to answer this question. This is simple answer, simple question है और आराम से बन जाएगा। बताइए, 3 seconds, 2 seconds, 1 second, and the right answer is growth and development. Obviously, कंपनी ने अगर कुछ नया सोचा है तो वो क्यों सोचा है, क्योंकि वो क्या करना चाहती है, वो ग्रो करना चाहती है। आंसर लिखा हुआ है केस स्टडी में ही। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज 2008। In 2008, the company suffered loss in many projects due to the Great Recession despite taking many cost-cutting measures. Which limitation of management process is indicated here? 2008 में जब ग्रेट रिसेशन आया तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग करके बहुत कोशिश की कि सब ठीक रहे, लेकिन इनको काफ़ी सारे लॉस करने पड़े बेर। तो ये मैनेजमेंट की कौन सी लिमिटेशन के बारे में बताता है? फर्स्ट, इट फेल्स टू कोप विथ सडन चेंजेस। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। थर्ड, इट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। फोर्थ, नीड टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल एक्शन प्लान्स। चलिए सोच के देखिए क्या होगा सही उत्तर। 4 सेकंड का समय मिलता है आपको। 3 seconds, 2 seconds, 1 second, and the right answer is it fails to cope with sudden changes। 2008 में ग्रेट रिसेशन आने वाला था, उसने फोन करके पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि बी प्रिपेयर्ड, पूरा खाना वाना बना के रखो मैं आ रहा हूं। वो एकदम से आया था। और जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, डू सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। काफ़ी मतलब मतलब इंडिया पे तो चलो ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट था, लेकिन यूएसए पे ओ माय गॉड, वहाँ के नॉर्मल लोगों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। घर से बाहर आ गए थे, सड़कों पे आ गए थे, टेंट लगा के रह रहे थे। पढ़ना चाहिए, मतलब हिस्ट्री का ये एक वो पन्ना है जो आपको पढ़ना चाहिए और रीसेंट हिस्ट्री का पार्ट है। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, दैट सेज द मैनेजमेंट हैड टेकन utmost केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम एंड टाइमली रिव्यू द प्लान्स टू अचीव द सेट टारगेट्स ड्यूरिंग दैट हार्ड टाइम। व्हिच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस मेंशन्ड हियर? बताइए कौन सा है लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस मेंशन्ड हियर?
ये लाइन अपन ने पढ़ी थी ना कि कंपनी ने पूरी केयर लगाई, पूरी एटमोस्ट केयर किया, आउटकम्स को भी रिव्यू करते रहे, प्लान्स को देखते रहे ताकि हर चीज़ सही चले हर टाइम पे। तो ये विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस मेंशन हियर, ये कौन सा लास्ट स्टेप है प्रोसेस का जो ऊपर दिया गया है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, फॉलो अप टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ही एक हिंट दिया हुआ है आपको, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो, उसमें एक हिंट दिया गया है आप लोगों को। बताइए क्या है राइट आंसर? 4 सेकेंड्स का समय है आपके पास, 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, एंड द राइट आंसर इज फॉलो अप। लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, मैनेजमेंट में क्या करते हैं लास्ट में? कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? फॉलो अप लेना, देखना कि सारी चीजें सही से हो रही हैं, मॉनिटर करना। और कोई भी चीज़ जब खत्म होती है, मतलब कोई भी काम आप खत्म करते हो, लास्ट में क्या करते हो? फॉलो अप लेते हो कि भैया जो भी आपने सोचा था क्या वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, सो दिस लास्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, जैसे बचपन में करते थे अपन सॉल्व, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। मतलब इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। आप सोचेंगे इतनी छोटी वीडियो कैसे बन गई, बट आपको सिर्फ एक अंदाज़ा देना था कि सीबीएसई कैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो उसमें हमने बहुत कम क्वेश्चंस पिक किए थे, 4 ही पिक किए थे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है द मैनेजमेंट हैड डन इफेक्टिव फोकस एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्टेज, ट्रू और फॉल्स। थोड़ा सा आप ध्यान दो मैनेजमेंट के बारे में, क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है, क्या मैनेजमेंट ऐसा करती है, और ये जो लिखा हुआ है क्या ऐसा वाकई में उसका एक पार्ट होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सो 4 सेकेंड का समय है, बताइए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। 3 सेकेंड्स, 2 seconds, 1 second, and the right answer is true. Yes, मैनेजमेंट इफेक्टिव फोरकास्ट करती है और क्रिटिकल थिंकिंग भी करती है ताकि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, और हर एक रिसोर्स को हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। एंड यहाँ समाप्त होती है ये वीडियो, बट क्योंकि हमें आपको ये भी बताना है कि अब हम हर जगह प्रेजेंट हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि हम अब आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com। बहुत सारे बच्चे अभी भी चैनल के नाम को लेके कंफ्यूज हैं, मैग्नेटिक ब्रेन्स, मतलब कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा पे, तो जैसे मैम हमने आपकी वीडियो देखी मैग्नेटिक ब्रेन्स पे, मुझे लगता है यार इतना टाइम हो गया है अब तक आप पहचान नहीं पाए, इट्स मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स। तो नाम बिल्कुल सही टाइप कीजिएगा .com और फिर ये वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12th दिखेगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा और आप इस पर क्लिक करके पूरा वॉच कर सकते हैं। हर चैप्टर वाइज कितने लेक्चर्स हैं वो भी मेंशन है। जैसे ही आप किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे ऐसे वीडियो खुल जाएगी, प्लानिंग चैप्टर की वीडियो की वो है। एंड देन आपको ये भी बता दूं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट हैं, सारे। नाम लो किसी सब्जेक्ट का जो यहाँ पे नहीं है, मतलब सीरियसली मत लेना इस चीज़ को, वैसे ज़्यादातर सारे ही हैं, ठीक है। और जो नहीं है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं या फिर अभी लॉन्च हो चुके हैं, तो पूरे हो जाएंगे जल्दी से। सो जो भी है, मतलब जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। That's it. Thank you so much.